हेडिंग डालेंगे भाई, गुप्त का ही था वो, अनुपात उसमें एक टाइप शायद रह गया अनुपात वाला मेरे ख्याल से, पर चलो इसमें हो जाएगा, अनुपात समानुपात। है जी, क्या हो गया? नहीं, नया चैप्टर है ये, रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखो ये तो है पूरा चैप्टर, बता तो रहा हूं मैं, वो तो था पूरा, ये तो है पूरा चैप्टर, वो थे इस चैप्टर के हिस्से जो प्रत्येक चैप्टर में मिल जाएंगे। ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। जैसे जैसे मैं कह दूं कि 50 रुपए और 150 रुपए अलग अलग हैं, अब इनका अनुपात बताओ, तो 50 एकम 50, 50 किया 1:3, तो ये तो हर जगह मिल जाएगा, तो मैं किसी भी नंबर का बना सकते हो रेशो, एलसीएम एचसीएफ में भी आए थे ये, मिश्रण में भी अनुपात आता है दुनिया भर का, वो चलेगी शायद, नोट करके लिख लो। सजातीय सजातीय राशियों, क्या कह रहे हो? सजातीय राशियों के संबंध को, सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, मतलब ये सजातीय राशि क्या है कि चाहे तो आपका देखो नंबर हो, चाहे आपका अल्फाबेट हो, होने चाहिए सेम, ऐसे नहीं है कि आप नंबर से अल्फाबेट का रेशो बना दो, अल्फाबेट से नंबर का रेशो बना दो, कि अगर आपको लिखना है 1:2, तो आप देख रहे हो कि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2:8, तो ये आपका अनुपात नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये सजातीय नहीं है, एक नंबर हो गया या फिर एक चर हो गया, एक अक्षर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये केस, हाँ ये बन सकता है कि A:B या B:C, ये बन सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ A:B:3:D, ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन तो सजातीय राशियों का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है, ठीक है, बात क्लियर? अब हेडिंग डालो, साधारण प्रश्न, टाइप नंबर 1 लिख लिया, इसमें लिखो नीचे सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना, सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना, किताब में तुम्हें टाइप नंबर 6 मिलेगा ये, ठीक है, किताब में अगर तुम देखोगे तो टाइप नंबर 6 पे मिलेगा ये, सम्मिलित अनुपात, ठीक है जी। सम्मिलित अनुपात क्या है? आपको कह देगा कि भाई A:B है कुछ, फिर आपको कह देगा B:C है कुछ, फिर आपसे कह देगा C:D है कुछ, फिर आपसे कह देगा D:E है, मतलब इस तरीके से आपको अलग अलग अनुपात दे रखे होंगे, और बाद में पूछ लेगा कि बताओ A:B:C:D कितना होगा, या आपसे ये पूछ ले A:B तो नहीं आएगा, A:D कितना होगा, A:E कितना होगा, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, मतलब सारे भी पूछ सकता है, कोई बीच में से उठा के भी पूछ सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है इसमें, और सवाल इससे बनता है हमेशा। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि यदि x अनुपात y, x:y बराबर 2:3, कि भाई x:y बराबर
2:3 वाई रेसो जेड बराबर 2:1 हो तो x रेसो वाई रेसो जेड ज्ञात कीजिए। बताओ क्या कह रहे हो? पहला ही सवाल थोप दिया हमारे ऊपर। ध्यान रखना ये सवाल सीधा सीधा एग्जाम में आता है। देखो भाई, अगर मुझे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिखना हो तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, यही तो बताना है मुझे। अब x रेसो वाई कितना है? 2:3 और y रेसो जेड कितना है? ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना ऐसे भाई। ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया वाई जेड। अब समस्या क्या आई कि y की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। जब y अकेला है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए भाई। एक जगह y 3 आ रहा है, एक जगह 2 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना। अब गुना कर लो इसकी बस। 2 दूनी 6, 2 तिया, अब देखो 2 तिया 6 और 3 दूनी भी कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो y की वैल्यू इक्वल हो गई और 3 एकम x रेसो y रेसो z कितना आ गया? 4, 6। मैं फॉर्मूले देखो मैं पढ़ता नहीं, कोशिश करता हूँ मैं कम पढ़ाऊं फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहते। अब ये तुम्हें थोड़ा सा और टफ लग रहा होगा, इसे और आसान बनाएंगे अभी हम। देखो ये तो है इसका बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका, ये वाला। अब दूसरा तरीका इसका क्या है भाई? x रेसो y कितना दिया है? 2:3। y रेसो z कितना दिया है? 2:1। अब जितने भी खाली स्थान है उनके उनके आगे वाला नंबर या उनके पीछे वाला नंबर लिख लो। तो इसके पीछे क्या है? 3 है भाई। इसके पीछे क्या है? 3 है, तो ये लिख लिया। इसके पीछे क्या है? 2 है। या इसके आगे क्या है? गुना कर दो, गुना कर दो सब। ये कुछ ऐसे हो जाए कि x रेसो y रेसो z। अब ये बन जाए कितना कि मान लो x रेसो z दे रखा हो उन्होंने और फिर y आ रहा हो, तो ये बन जाए ऐसे कितना? 2:1। ठीक है, ये कुछ भी रख लो, यही तो कहना चाह रहे हो। और फिर देखो यहाँ भी कंडीशन वही बनेगी। अब एक बार एक्स जेड दे दिया तो अब उसे कोई सा एक तो देना पड़ेगा ना, या तो एक्स वाई देना पड़ेगा या जेड वाई देना पड़ेगा। तो कंडीशन ही नहीं बनेगी वो, तो जो तुम कहना चाह रहे हो वो खाली बीच में से छुटेगा ही नहीं। किसके? हाँ, इसके आगे एक आएगा अगर यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये 3:5 करते, ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। बस फिर उठा के गुना कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 3 दूनी 6, 3 और 5। नेक्स्ट, यदि a अनुपात b बराबर 1:4, b अनुपात c बराबर 2:1, c अनुपात d बराबर 1:2 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी का अनुपात बताना है। तीनों की करो गुना। भाई क्वेश्चन कह रहा है a रेसो b रेसो c रेसो d बताना है। तो ए बी कितना है? बी सी कितना है? सी डी कितना है? ठीक है,
अब यहाँ खाली है, देखो सी की जगह कितना आ जाएगा 4, डी की जगह भी कितना आएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, और एक, यहाँ भी कितना आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, भर गई सारी संख्याएं। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 4 एकम और 4 दूनी, आप देख रहे होगे सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो 2 एकम 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यही आंसर। यदि P अनुपात Q बराबर 2:5, Q अनुपात R बराबर 1:3 और R अनुपात S बराबर 2:3 हो, तो P अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। P अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, तुम्हें क्या करना है, बताओ भाई। P Q R और S, ठीक है। P और Q कितना दे रखा है, 2:5। Q और R कितना दे रखा है, अब तुम्हें पता है ये जगह खाली है, तो यहाँ यही रहना है और कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये इसके पीछे वाली खाली है तो यहाँ रख दो, ये इसके आगे वाली खाली है तो यहाँ रख दो। और R रेशो S कितना है, 2:3 है। तो इसके पीछे 2 खाली है तो 2 रख दो दोनों में, बस। 2 एकम 2 दूनी 5 एकम 5 दूनी, 5 दिया 15 दूनी, और 5 दिया 15 दिया 45। अब देखो ये ना तो 2 से कट रही है सारी संख्या, ना 3 से कट रही, ना 5 से, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि भाई ये तीनों सम संख्या हो गई, ये विषम हो गई, तो 2 से तो कटेंगे नहीं, और ये 2 और 4 के अलावा किसी से कटेगी नहीं। तो बस, तो ये ऐसे कैसे, हमसे क्या पूछा है, P रेशो S। अब P का मान कितना है 4, S का मान कितना है 45, तो 4 रेशो। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। यदि x बराबर, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर, और y बराबर 1/2z हो, x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। क्यों ना हो, देखो ये टफ है थोड़ा सा, इतना भी नहीं था लेकिन जितना तुमने बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर कितना है 1/3y और ऐसी तो है, तो देखो ये जो y है इसकी गुना इसमें होगी, होगी कि नहीं। तो अगर मैं ये कह दूं कि x बराबर है 1 गुना y/3 और y बराबर है 1 गुना z/2, होगा कि नहीं, होगा। कोई डाउट किसी को, अगर मैं इस z को यहाँ उठा के ले जाऊं, जा सकता है ना, कि इधर की चीज जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे चली जाएगी। तो x नहीं, कि y/z बराबर किसके, ऐसे ये भी चला जाएगा कि x/y बराबर किसके,
और बटे में संख्या अनुपात के अनुसार ही होती है कि चाहे मैं x बटे y लिख दूं, चाहे मैं x अनुपात y लिख दूं, दोनों सेम है। तो यहां से तुम्हारे पास दोनों वैल्यू निकल के आ गई कि x अनुपात y कितना है, 1:3, और y अनुपात z कितना है, 1:2। तो x y z निकाल सकते हो, निकाल दो। अब तो वही करना है पीछे की तरह, कर दिया। कितना आ रहा है आंसर, 1:3:6। कर लोगे? नेक्स्ट टाइप लिखें, लिखो तो टाइप नंबर 2, समानुपात पर आधारित प्रश्न। देखो ये टाइप इन्हें कायदे में पहले नंबर पे देना था जो मैंने तुम्हें कराया है किताब में, लेकिन ये घुसा रखा है इन्होंने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि जब तक बच्चे को अनुपात की कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी, जब तक बच्चा आगे कैसे चैप्टर कर लेगा। तो सबसे पहले मैंने इसलिए ये करा दिया था आपको। अब हम सीक्वेंस ही चलेंगे, टाइप नंबर 2 लिखेंगे, समानुपात याद करना। या समानुपातों के मान ज्ञात करना, नहीं यही है समानुपात पर आधारित। समानुपात होता क्या है कि जैसे आपके सामने लिखा आ जाए A/B प्रोपोर्शनल C/D, ठीक है, इस तरीके से आएगा कि A/B प्रोपोर्शनल C/D। अब यहाँ पे देखो ये तो होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि इसे हम कहते हैं प्रथमानुपाती, प्रथम अनुपाती, ठीक है। ये बी क्या होता है, ये सेकंड प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि द्वितीय अनुपाती होता है, ठीक है। ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है सी, यानी कि तृतीय अनुपाती, और जो लास्ट वाला होता है ये होता है आपका चतुर्थ अनुपाती। पढ़े होंगे ये तो कभी ना कभी, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, नहीं पढ़े? पढ़ा नहीं इसका मतलब है, हाँ तुम नहीं पढ़े, ठीक है जी। इन चारों में से देखो आपको कोई सा एक पूछ लिया जाएगा। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, देखो जब भी आपका A/B C/D वाला केस बनेगा तो आपका कैलकुलेशन जो होती है वो ऐसे होती है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। मतलब अगर हमें कोई सा भी इनमें से एक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले दोनों की गुना और बराबर अंदर वाले दोनों की गुना। जैसे बाह्य पद कौन कौन से हैं, ए और बी, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, मतलब ये दोनों अंतः पद हैं, ये दोनों बाह्य। बाह्य का मतलब क्या होता है, जो बाहर वाले हैं। तो भाई ए और डी तो बाहर वाले हैं, बी और सी क्या है, दोनों अंदर हैं, तो भी दोनों अंदर। तो ए गुना डी। अब मान लो तुमसे ए पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बी इंटू सी बटे डी। आपसे डी पूछा जाए तो भी यही बनेगा कि भाई बी इंटू सी बटे ए। आपसे सी पूछा जाए तो ए इंटू बी, ए इंटू डी बटे बी। तो ये कंडीशन लग जाती है। जैसे सवाल लिखो, पहला लिखो, जैसे पहला सवाल है 3/5/21 ? यही करना है ना भाई। ये दोनों बाहर वाले नंबर हैं तो इन दोनों की आपस में गुना, ये दोनों अंदर वाले नंबर है तो 3 गुना x बराबर 21 गुना 5। तो 3 सत्ते 21, 7 पंजे, बस इतना सा सवाल। हेडिंग डालेंगे अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करना। क्वेश्चन लिखो लगातार 4, पर 4 मत लिखो, एक एक लिखो।
9 और 25 का 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो 4 अनुपात होते हैं आपके, अभी मैंने लिखवाए भी थे। कौन कौन से? द्वितीय को मध्य भी कह देते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका चतुर्थ अनुपात, ठीक है। ये 4 अनुपात होते हैं टोटल आपके। प्रथम अनुपात देखो, सब में आपके जो अनुपात होते हैं यही रहते हैं। जब हम मध्य वालों की बात करेंगे या तृतीय वालों की बात करेंगे तो संख्याएं आएंगी आपके पास केवल 2। मतलब एक्चुअल में भाई सिंपल सी बात है, इन 4 में तो हम मध्य का निकाल नहीं सकते। मध्य का किस में निकालेंगे हम? एबीसी में, ठीक है। तृतीय का भी सेम रहता है कि 2 और 3 रहते हैं तो तीसरे में तृतीय बता देते हैं हम। लेकिन पहले और चौथे में संख्याएं कितनी मिलेंगी हमें? 4 मिलेंगी। मतलब जो अनुपातिक संख्याएं मिलेंगी वो 4 मिलेंगी या 3 मिलेंगी। जब मध्य अनुपात की बात आएगी, अब भाई इसमें मध्य निकाल सकते हो तुम? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि भाई मध्य की संख्या तो या तो 3 में निकलेगी या 5 में निकलेगी या 7 में निकलेगी, या ऐसे निकल सकती है। ऐसी तृतीय अनुपात है तो खुद ही कह दिया कि भाई तृतीय अनुपात चाहिए तो तीसरा नंबर चाहिए, तो पहला दूसरा तीसरा। लेकिन अगर प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात की बात करेगा तो वो कंबाइंड होके कहां पहुंच जाते हैं? 4 पे। और प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात में तो आपका वही है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत है पदों का गुणनफल, ठीक है। सेम आपका इसमें भी आएगा। क्या लिख दिया ये? समझ गए ना? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत है पदों का गुणनफल, ठीक है। बात क्लियर? जब बात आएगी मध्य और तृतीय की, अब मध्य और तृतीय में देखो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 संख्याएं नहीं होती। लेकिन फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा इससे ही कि जब हमें मध्य अनुपात ही निकालना है, मतलब ये निकालना है हमें, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं इसे, लिख सकते हैं ना कि भाई मध्य की दोनों संख्याएं मैंने सेम ले ली। तो आप देखो फॉर्मूला यही बन जाएगा। कैसे? कि इन दोनों का गुणनफल कितना? बी स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना? AC। अब क्योंकि मुझे तो B निकालना है तो B निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ का वर्गमूल। तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो B बराबर जो आता है वो क्या आता है? रूट AC। तो मध्यानुपाती जब आपको निकालना होगा तो आप क्या निकालोगे? रूट AC, ठीक है जी। इसका जो बनता है वो बनता है देखो बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये कैसे बनेगा मैं अभी थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा अभी। मध्यानुपाती निकालना है तो अब इसे AC की जगह देखो आपको क्या करना है, इसे AC मत लिख लेना, इसे लिखो AB। क्योंकि हमारे पास केवल 2 संख्याएं दी गई होंगी। अब तुम कहोगे कि C कहां से आया, तो आप केवल इसे रखो रूट AB और इसे क्या रखो बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। क्योंकि A और B 2 संख्याओं पे चलेगा हमारा क्वेश्चन। जब मध्यानुपात और तृतीय अनुपात की बात करेगा, जब पहले और चौथे की बात करेगा तो संख्याएं 3 देगा, तो 3 देगा तो भाई चौथा हम अपने आप निकाल देंगे, ठीक है। नोट कर लेना ये चारों के चारों। क्वेश्चन में हमें 2 संख्याएं मिलेंगी, उसमें पहली संख्या A रहेगी, दूसरी संख्या B रहेगी। क्वेश्चन में फॉर्मूला तो बनता है इस तरीके से, लेकिन वहां हमें ऐसे थोड़ी ना देगा कि भाई ये A की वैल्यू है ये C की। वो तो ये कह देगा कि 9 व 15 का, 15 ही तो था इसमें, 25, 9 व 25 का मध्यानुपाती बताओ। अब बताओ इसने कहीं कहा कौन सा A है कौन सा C है, तो ये हम A मान लेंगे, इसे हम B मान लेंगे। तो क्या बना हमारा? रूट AB बनाना है 9 गुना
25 और 25 निम्मा कितने होते हैं 225 किसका वर्गमूल होता है 15। तो इसलिए हमने फॉर्मूले के लिए वो ए भी लिख दिया है कि भाई सी करोगे तो तुम सी को ढूंढोगे, सी आएगा कहां से, संख्या तो दो ही है। तुम तो ये सोचोगे ना दिमाग में, तो तुम्हारे ये आएगा कि ये ए है ये बी है, सी कहां से लाऊंगा। वो सी बनता है जब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो इसे तुम सिंपल रूट ए भी बना लो। क्यों, क्योंकि ये एक वैल्यू ए का मान हो जाएगी, एक वैल्यू सी का मान हो जाएगी, जिसे हम बी लिख रहे हैं फॉर्मूले में। क्योंकि वहां जो संख्याएं आएंगी तुम्हारे पास केवल दो आएंगी, ठीक है ना। जैसे ये सवाल था तुम्हारे सामने, ये 9 और 25, तो इसमें 9 जो है वो आपका ए का मान है और बी जो है वो आपका 25 है। मतलब ये जो बी है ये एक्चुअल में है किसका मान, सी का है, लेकिन हमने फॉर्मूले में इसे क्या बना दिया, बी बना दिया, क्योंकि संख्याएं दो हैं। फिर अगर मैं ए सी लिखूंगा तो तुम ये कहोगे कि बी कहां से आ गया, फिर बी कहां है, क्योंकि बी भी होना चाहिए। बस बस सी की जगह हमने फॉर्मूले में उसे बी में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन लिखो दूसरा। 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है आपका, 12 व 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अभी देख लो, 17.3, 8, 5 व बी स्क्वायर अपॉन ए। 12 व 30 का तृतीय अनुपाती बताना है, 75। 144 कहां से आ गया, 144 कहां से आ गया। बी कौन सी वैल्यू है इसमें, 12 है या 30 है। फॉर्मूला क्या है तृतीय अनुपाती का, भाई तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं हम, बी स्क्वायर अपॉन ए से। तो बी कौन सी वैल्यू है इसमें, तो मिटा दिए, किताब में कॉपी में तो लिख रहे होंगे। भाई तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन। अब मुझे बताओ 12 और 30 में तुम ए किसे कहोगे, 12 पहली वैल्यू कोई तो ए कहोगे, तो ए कितना है 12 और बी कितना है 30 गुना 30, होगा कि नहीं। 3 चौक 3 धाई 2 दूनी 15 धाई 150 बटे 2 बराबर उसका। चतुर्थ और प्रथम सिंपल है कि चतुर्थ पूछा है तो लास्ट में एक्स लिख लो, प्रथम पूछा है तो शुरू में एक्स लिख लो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा है जी, वही तो पूरी टाइप भी करी थी कि 6/5 रेसो 21 रेसो एक्स। तो इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना, तो 21 गुना 5/6, 21 पंजे 105/6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 17.5 आ रहा है। चतुर्थ प्रथम में निकालना है तो पहले एक्स रख लो, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 25.5 है। अब इन दोनों की गुना हो जाएगी, इन दोनों की हो जाएगी, तो x गुना 2.5 बराबर कितना 40, तो x बराबर कितना
40/25, 25 से कम 25 छिक्का 150। तो इनमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आसान चैप्टर है जी। 16 ही तो आया है।